मीना तिवारी। आज हम हिंदी का प्रथम पाठ ध्वनि उसकी एक्सरसाइज करेंगे। उसका पाठ मैं आपको समझा चुकी हूँ। वो कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता है। इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। कविता से इसका पहला प्रश्न देखेंगे। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को इस तरह का विश्वास क्यों हो रहा है कि उसका अंत अभी नहीं है? तो उत्तर देखेंगे। कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं। अभी उसे काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है, इसीलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के मन में उत्साह, उमंग होती है, वह चाहे कुछ भी हो जाए तो वो जीवित अवस्था में ही होता है। तो कवि यह युवा पीढ़ी को बताना चाह रहा है कि उसके मन में जो आलस्य है, जो खेद है, जो निराशा है, उसको वह समाप्त करे और आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर देखेंगे। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आई हुई है, इसीलिए वह कलियों पर वासंती स्पर्श का अपना हाथ फेर कर खिला देगा। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इस उत्तर का कहने का तात्पर्य ये है कि जो युवा पीढ़ी अभी तक सोई हुई है, मतलब आलस में जो पड़ी हुई है, वह उसको नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भरना चाहता है, ताकि उसका जीवन में उत्साह, उमंग और जोश भर जाए। अगला प्रश्न देखेंगे। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तंद्रा का मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ। जब व्यक्ति नींद से उठता है तो वो थोड़ा सा आलसी होता है, मतलब वो धीरे धीरे काम करता है, या उसकी इच्छा होती है कि मैं वापस सो जाऊं। इस तरह का दृश्य होता है। उत्तर देखेंगे। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। जैसे हम रात को जब सोते हैं तो सवेरे जब उठते हैं तो कभी हम नहीं उठते, तो हमारी मम्मी जब हमको उठाती है तो वो कितने प्यार भरा हमको स्पर्श देती है। तो कवि भी उसी तरह का स्पर्श ऐसे व्यक्ति को देना चाहता है, तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। प्रभात का मतलब होता है सवेरा। यहाँ कलियाँ आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नई उत्साह का संचार कर देगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कविता से आगे, उसका पहला प्रश्न देखेंगे। कविता से आगे का। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत ऋतु, जैसा कि आपने पूरी कविता पढ़ी होगी तो इसमें सुना होगा कि जो वसंत ऋतु होती है वो ऋतुराज का मतलब होता है सभी ऋतुओं का राजा। तो वो ऐसा क्या है उसमें कि उसको सभी ऋतुओं का राजा कहा गया है? तो जो वसंत ऋतु होती है उसमें नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं और बड़ा सुहावना मौसम हो जाता है। तो उत्तर देखेंगे। वसंत को सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है, ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पेड़ों पर नए कोपले आने लगती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देती है, इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। तो इसके मौसम का वर्णन किया है इसमें कि जब वसंत ऋतु आती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है इसमें मौसम सामान्य होता है, न बहुत अधिक गर्मी होती है, न बहुत अधिक ठंड होती है, इसलिए ये मौसम सबसे अच्छा मौसम माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो जो वसंत ऋतु है उसमें सबसे पहला जो त्यौहार आता है वो वसंत पंचमी है। अगर आप लोगों को पता है तो जिस दिन हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं, तो जो वसंत पंचमी का त्यौहार अपन मनाते हैं वो सरस्वती जी का जन्मदिन होता है उस दिन, इसीलिए हम वसंत पंचमी मनाते हैं। तो इस उत्तर की ओर चलते हैं। वसंत ऋतु कुल 2 महीने से
से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फाल्गुन से शुरू होकर चैत वैशाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्यौहार, बसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पक्की फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें जो अपने को एक टॉपिक पे निबंध लिखना है तो हमने टॉपिक लिया है होली। तो होली का जो त्यौहार होता है वो कैसे मनाया जाता है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि आप इस तरह से होली पर निबंध लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो अपने मन से कोई सा भी टॉपिक लेकर होली के ऊपर निबंध लिख सकते हैं या किसी और टॉपिक के ऊपर भी निबंध लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? ऋतु परिवर्तन, जब मौसम बदलता है तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब मौसम बदलता है तो हमारे जीवन पर भी थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम लोग लू से बचकर रहते हैं। दोपहर में घरों से कम निकलते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके ठीक उल्टा ठंड के मौसम में हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु का गहरा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर ये पंक्तियाँ सार्थक सिद्ध होती है कि जब मौसम बदलता है तो मौसम के बदलने से भी हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमको जब गर्मी का मौसम होता है तो हमको लू से बचना रहता है, गर्म पदार्थों को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन ठंड में हम उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं, धूप में बैठते हैं, गर्म चीज़ें लेना पसंद करते हैं। तो ऋतुओं का परिवर्तन मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। अनुमान और कल्पना की ओर चलते हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। इस कविता में बसंत ऋतु का ही वर्णन है या आम के बोर और होली के त्यौहार का वर्णन है? जैसा कि हमको पता है कि इस टाइम पे होली का त्यौहार आता है, यह आप लोगों को पता ही था कि होली का त्यौहार अपन इसमें मनाते हैं। और एक और चीज़ जो अपन ने इस आंसर में देखी वो ये है कि आम के पेड़ के ऊपर बोर आते हैं। तो जो आम के पेड़ के ऊपर बोर आते हैं, आम के जो बीज आते हैं, मतलब जो उसमें अंकुर होते हैं, मतलब जो केरी का जो छोटा रूप होता है उसको बोर कहते हैं। तो वो आने की शुरुआत भी इसी मौसम से होती है। तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।